तो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे दोस्तों, बेहतरीन और लाजवाब होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग क्लासेस अभी हम लोग के चल रहे हैं, अभी फ़िलहाल आज का जो क्लास आपका होना है, आपका सब्जेक्ट वाइज वाले सेट नंबर 5 या 6, 5 शायद है। ठीक है, सेट नंबर 5 है। पिछला क्लासेस डे नंबर सेट नंबर 4 था, जो कि सब्जेक्ट वाइज वाले प्रैक्टिस में हम लोग कर रहे थे बेहतरीन क्वेश्चन विथ टॉपिक वाइज, कि कौन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन हम कलेक्शन करके मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। फ्लोरिंग हो गया, टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग हो गया, फिर आपका देखा जाए तो आपका सीमेंट से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कंक्रीट से मिलेंगे, ठीक है, टिम्बर से कुछ मिलेंगे, मतलब मिक्स टाइप का, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आने का बहुत ही एक्सपेक्टेड है, उस टाइप का प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर क्लासेस का शुरुआत हम लोग 2 लाइन से करते हैं, जो कि हम लोग के लिए और जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, मेरे जितने भाई लोग दोस्त लोग हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डेडिकेटेड लाइन है। 2 लाइन क्या है देखिए। थक गए हैं पैर, ठीक है, थक गए हैं पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, थक गए हैं पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है जीने का, जज्बा है जीने का, सफ़र है अभी भी जारी। ठीक है, इसलिए हिम्मत हारना नहीं है दोस्त, लास्ट तक टिके रहना है। ठीक है, और इतना जल्दी हम लोग थक गए कोई दिक्कत नहीं, अगर थक गए तो आराम से चलें, और रुकने से बेहतर है कि चलें धीरे धीरे। ठीक है, कंटिन्यूअस अगर मूवमेंट आपका रहेगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप लोग देखोगे जब भी कहीं पानी भी, जब एक बार मतलब पानी बह रहा है और कहीं एक छोटा सा गड्ढा मिल गया, वहीं पे पानी रह जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, पानी पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, तो आपको गड्ढा नहीं बनना है, आपको रिवर बनना है कि बहते बहते आपको बहना ही है। ठीक है, रुकना कहीं नहीं है। अगर कहीं थक भी गए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट लेके, मतलब धीरे धीरे भी बढ़ना है, लेकिन बढ़ना है दोस्त। ठीक है, अपना सफ़र जारी रखना है। ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सफलता की ओर से। ठीक है, तो चलिए आज क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास आज का होने वाला है। ठीक है, चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, देखिए। हाँ, आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सीमेंट से पहला क्वेश्चन है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब देखने में इजी है, लेकिन लोग इसमें भी, इजी तो है सही में, वाकई में इजी है, लेकिन लोग इसमें भी ये सब क्वेश्चन भी गलती कर देते हैं। ठीक है, क्या कि देखिए थोड़ा सा इसमें यूनिट का अंतर है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। वेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर अ फाइननेस बाई प्लेन्स एयर पोलरिटी मेथड एज डिस्क्राइब एज पर आई एस 4031 एंड 1968 सॉरी, द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। स्पेसिफिक सरफेस पूछ रहा है दोस्त। ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस पूछ रहा है, कितना से कम नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं कि ये सिर्फ यूनिट में खेला किया गया है, mm² पर केजी, mm² पर केजी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका 2 टाइप से पूछता है। ठीक है, इसका एक ही वैल्यू को मतलब 2 टाइप से इसका यूनिट में खेला कर जाता है। एक क्या होता है, एक होता है mm² पर केजी होता है, और दूसरा आपका कहता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी में कितना होता है देखिए, 2250। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी। एक चाहे आपसे ये पूछ सकता है, देन इसके बाद अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे फिर दूसरा ये पूछ सकता है, ये यूनिट को चेंज करके 2200 मतलब 225 इंटू 10⁻⁶ mm² पर केजी, mm² पर केजी। ये इसका 2 यूनिट है, जो कि यूनिट में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। अगर आपको आ रहा हो तो गलती अब नहीं करना है, क्योंकि लोग गलती भी कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन को भी लोग 30% 40% ही सही कर पा रहे हैं दोस्त। ठीक है, और आपका देखा जाए तो 60% जो लोग हैं इसमें गलती कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम से पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ लें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूनिट भी देख लें, और उसके बाद आप लोग जब आंसर करें थोड़ा ध्यान से करें, ताकि गलती ना हो, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। अगर आप इजी क्वेश्चन गलती करते हैं, इट मीन्स कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बनता है आप पे। ठीक है, तो गलती नहीं करना दोस्त। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा बताएं कि आप इसका एक होता है, ये आपका किस सीमेंट के बारे में बोला गया, इसमें सीमेंट का कुछ इसमें सीमेंट का कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये जो वैल्यू होता है, ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है, ये किसका होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, ओपीसी का होता है। ठीक है, किसका, ओपीसी का होता है। इसका
परसेंटेज रेसिड्यू कितना होता है, क्लासेस हम लोग किए हुए हैं, परसेंटेज रेसिड्यू कितना होता है इसका, कितना परसेंट बचता है इसका, 10%, कितना, 10%, ठीक है। इसके बाद होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, दूसरा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। इसमें जो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है कितना होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में, बताएं, 3250, 3250, ठीक है। बस सेम यूनिट भी सेम रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी रहेगा, या फिर इसको आपको पूछ सकता है कितना, 3250 इंटू 10 के पावर, सॉरी 3250 रहेगा, 325 रहेगा, 3250 नहीं रहेगा, ठीक है, इंटू 10 के पावर 6 mm स्क्वायर पर केजी, ठीक है दोस्त। इसमें जो आपका परसेंटेज रेसिड्यू जो होगा किसका, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कितना परसेंटेज रेसिड्यू, कितना परसेंट होगा, परसेंटेज रेसिड्यू आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कितना होगा, 5% होता है दोस्त, कितना, 5%, ठीक है। ये किसका हो गया, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हो गया, आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हो गया, एक होता है आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं तीसरा PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, 3000, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। और इसका जो आपका परसेंटेज रेसिड्यू होता है, परसेंटेज रेसिड्यू कितना होता है, इसका भी आपका 5% होता है दोस्त, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, इसमें आपका परसेंटेज रेसिड्यू भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जो कि अलग अलग यूनिट में देके आपसे पूछ जा रहा है, ठीक है। तो गलती नहीं करना है दोस्त, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सारे टर्म आपको याद रखना है दोस्त, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, आपका परसेंटेज रेसिड्यू कितना बचता है अलग अलग सीमेंट में, ठीक है। जैसे इसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में 10% है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 5% है, देन आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में आपका भी 5% है, तो गलती नहीं करना है दोस्त, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए, वाई इज सोडा यूज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। अब देखिए ग्लास आ गया, हम लोग ग्लास के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, कौन कौन सा ग्लास होता है, कौन कौन सा लेबोरेटरी जो होता है, लेबोरेटरी लैब में कौन 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 से ग्लास का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल इसमें यूज होता है ग्लासेस में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं दोस्त, ठीक है। देखिए पहले इसका हम लोग आंसर कर लेते हैं। आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, भाई सोडा यूज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। सोडा का हम लोग क्यों यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बताएं। तो देखिए इसका सोडा का फंक्शन यही है कि टू एक्सेलरेट द फ्यूजन ऑफ ग्लास, उसके फ्यूजन को एक्सेलरेट कर देता है सोडा, कौन, सोडा, ठीक है। सोडा क्या करता है, उसके फ्यूजन को एक्सेलरेट कर देता है, तो ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर दोस्त, ठीक है। अब देखिए दूसरा, ये आपका सोडा हो गया, फिर हम लोग यहाँ पर लेंगे लाइम, ठीक है। तीसरा पोटास, ठीक है। ये सारे अलग अलग मटेरियल है जो कि यूज होता है आपका ग्लास में। तब हम लोग जानेंगे लाइम का फंक्शन क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में। देखिए लाइम क्या होता है, जब हम भी लाइम का यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में, तो इसका फंक्शन यही होता है कि लाइम का यूज यही होता है कि जब हम लोग ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इट मीन्स उसमें जैसे हमको ग्लास को मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो ग्लास को ग्लास मतलब रोलिंग होता है, ठीक है। रोलिंग होता है, उस पर ड्राइंग भी किया जाता है अलग अलग टाइप का, ठीक है। तो लैम्प का फंक्शन यही है कि सुटेबल फॉर इट इज सुटेबल फॉर ड्राइंग हो गया आपका, उसके बाद प्रेसिंग भी हो गया, फिर आपका हो गया ड्राइंग भी उस पर होता है, उस पर प्रेसिंग भी हम लोग अच्छा से करते हैं, फिर हम लोग रोलिंग भी करते हैं, ठीक है। ग्लास को बनाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, सुटेबल होता है, ठीक है। अब देखिए पोटास का फंक्शन क्या होता है, देखिए पोटास का फंक्शन ये होता है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में इसका फंक्शन ये होता है, ये क्या करता है, ये आपका फायर रेसिस्टेंस को कम करता है दोस्तों, क्या करता है, सुटेबल फॉर इट इज सुटेबल फॉर फायर रेसिस्टेंस,
फायर रेसिस्टेंस को कम करता है दोस्त, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो इसका जो आंसर हो गया, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। पोटास इट मेक्स सुटेबल, इट मेक्स, यहाँ पर मेक्स होता, इट मेक्स फॉर फायर रेसिस्टेंस, मेक्स फॉर फायर रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, कंसिडरिंग द स्लो रिएक्शन, कंसिडरिंग द स्लो रिएक्शन एसोसिएटेड विथ अ पोजोलॉनिक एक्शन, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि स्लो रिएक्शन एसोसिएटेड विथ ए पोजोलॉनिक एक्शन, इनमें से पूछ रहा कौन सा एक्यूरेट है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, द स्लो रिएक्शन ऑफ ए लाइम, द स्लो रिएक्शन ऑफ ए लाइम विथ सिलिका टू डिक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, लाइम एंड सिलिका जो होता है पोजोलॉनिक एक्शन में, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है एट अ ईयरली स्टेज बट पोटेंशियली हायर स्ट्रेंथ एज लेटर स्टेज। एकदम सही है, एकदम ये सही है कि आपका जो सिलिका और लाइम का जो बता रहा है कि सिलिका क्या स्लो द सेटिंग टाइम, ये तो हम लोग को पता है कि सिलिका क्या करता है, सेटिंग टाइम को स्लो करता है, जो कि लिखा हुआ कि द स्लो द रिएक्शन ऑफ लाइम विथ सिलिका, ठीक है, लीड्स टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, जो कि स्ट्रेंथ को भी कम करता है एट अ ईयरली स्टेज तक, ठीक है। जो कि ये जो ऑप्शन है ऑप्शन 110% सही है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा देखिए क्या है कि पोजोलॉनिक एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, एकदम यहाँ तक सही है, ठीक है। डिपेंडेंट, वो तो डिपेंड होता है प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना पे, ठीक है। एंड हैज नथिंग टू डू विथ सिलिका, क्या वो सिलिका पे डिपेंड नहीं करता है, ये गलत है। सिलिका पे डिपेंड करता है, ठीक है, सिलिका की वजह से ही, ठीक है, क्या आपका सिलिका की वजह से ही ये क्या कर पाता है, प्राइमरी सिलिका की वजह से ही, मतलब सिलिका जो है इसका प्राइमरी रिएक्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी सबसे पहले सिलिका रिएक्शन करता है, देन सिलिका जब रिएक्शन करता है पोजोलॉनिक मटेरियल के साथ, ठीक है, सिलिका जब रिएक्शन करता है पोजोलॉनिक मटेरियल के साथ, तो वहां से क्या फॉर्म होता है, वहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। और वो क्या बनाता है, आपका CH जेल बनाता है दोस्त, ठीक है। कैल्शियम 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 हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, उसके बाद वहां से क्या बनता है, क्या फॉर्म होता है, CH जेल बनता है सिलिका की वजह से। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, एंड नथिंग टू डू है विथ सिलिका, ये तो सरासर गलत हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये देखिए इसके बाद क्या है, द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ए पोजोलाना एज रिप्लेसमेंट फॉर ए सीमेंट नॉर्मली एक्सीड 50%, एकदम ये भी गलत है। कितना होता है जी, 10 से 30%, 10 से 30%, यहाँ क्या बोल रहा है 50%, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर, the presence of water is not a necessary for a pozzolanic action to proceed। ऐसा हो सकता है क्या, बिना वाटर का हम लोग पोजोलॉनिक एक्शन कैसे प्रोसीड होगा भाई, वह बिना वाटर का कैसे प्रोसीड होगा पोजोलॉनिक एक्शन, ये भी आपका सरासर गलत है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे करेक्ट आंसर, इसमें हमको एक्यूरेट पूछ रहा था, इट मीन्स की ऑप्शन नंबर ए, हाँ ए इज अ राइट आंसर दोस्त, ए इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वर्निश टू विच फ्रेंच पॉलिश वर्निश बिंग्स टू यूज टू हाइड दिस सरफेस ग्रेन्स डिफेक्ट ऑन ए हार्डवुड सब्सटेंस बिलोंग, बताएं क्या है फ्रेंच पॉलिश वर्निश, कौन सा वर्निश है जी, फ्रेंच पॉलिश वर्निश में इनमें से कौन सा हम लोग वर्निश यूज करेंगे जो कि सरफेस को, जो सरफेस में डिफेक्ट है उसको हम लोग हाइड कर सके। तो आपका जो होता है एलवेज स्पिरिट वर्निश, स्पिरिट वर्निश इज ए राइट आंसर। स्पिरिट वर्निश को और हम लोग किस किस नाम जानते हैं, ऐसे एक हो गया फ्रेंच पॉलिश वर्निश, ठीक है, ये भी इसका नाम है। इसके बाद आप लोग हो गया, बोल सकते हैं क्या, लिकोर, लिकोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पिरिट वर्निश हो गया, फ्रेंच पॉलिश वर्निश हो गया, लिकोर हो गया। इसके बाद आपका एक और नाम होता है इसका सैलिक वर्निश, सैलिक वर्निश। ये तीनों नाम ना, ये दोनों नाम और एक फ्रेंच पॉलिश वर्निश नाम, ये तीनों नाम एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं दोस्त, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे दोस्त, ठीक है। चलिए
अब थोड़ा सा हमको असफल्ट वर्निश क्या होता है इसके बारे में बता दें आप, वाटर वर्निश क्या होता है इसके बारे में बता दें थोड़ा सा। ठीक है, एक एक लाइन जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि ये जो जितने भी पॉइंट आपको मैं लिखा रहा हूँ ये सारा आपका एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट नहीं लिखाऊंगा जो कि एग्जामिनेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए असफल्ट वर्निश क्या होता है। असफल्ट वर्निश का यूज मेनली हम लोग कहाँ करते हैं, स्टील फैब्रिकेशन शॉप में। ठीक है, आप लोग दुकान में देखे होंगे, दुकान में जहाँ पर मतलब गेट बनता है, मतलब आयरन का जहाँ ज़्यादा काम होता है, स्टील का ज़्यादा काम होता है दुकान में, छोटे छोटे दुकान में, वहीं पे आपका स्टील सॉरी असफल्ट वर्निश का यूज होता है। लिखेंगे इट इज यूज फॉर स्टील फैब्रिकेशन, स्टील फैब्रिकेशन वर्क्स, स्टील फैब्रिकेशन शॉप। ठीक है, अब देखिए वाटर वर्निश क्या होता है। वाटर वर्निश एक इस टाइप का वर्निश होता है, ये इससे ये इस वर्निश से क्या बनाया जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज मेनली हम लोग करते हैं वॉलपेपर को बनाने के लिए। ठीक है, वॉलपेपर जो बनता है आपका उसको बनाने में करते हैं। ग्लोब आप लोग देखे होंगे, उसमें जो मैपिंग किया जाता है अलग अलग कलर से, बहुत थिन टाइप में, उसमें हम लोग वाटर वर्निश का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज सुटेबल फॉर वॉलपेपर भी लिख सकते हैं, वॉलपेपर। एग्जाम में आया हुआ है जी, वॉलपेपर एंड क्या, वॉलपेपर और क्या लिख सकते, क्या था यहाँ, वाटर वर्निश इट इज सुटेबल फॉर ए वॉलपेपर, सुटेबल यूज होगा। अरे सुटेबल नहीं, एक मिनट एक मिनट, यूज फॉर वॉलपेपर्स एंड क्या, ग्लोब मैपिंग, मैपिंग। ठीक है दोस्त, तो भूलना नहीं है, सारा ऐसा जितने भी पॉइंट है सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ स्पेशल मोटार आर यूज फॉर सेटिंग रिफैक्ट्री ब्रिक्स इन द फर्नेस लाइनिंग वेयर द टेम्परेचर इज टू सो हाई फॉर ऑर्डिनरी मोटार। बताएं, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इनमें से कौन सा स्पेशल मोटार है जिसका यूज हम लोग करते हैं फॉर रिफैक्ट्री ब्रिक्स के लिए। ठीक है, रिफैक्ट्री ब्रिक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इनमें से कौन सा आपका मोटार है, पैकिंग मोटार है, डैम प्रूफिंग मोटार है, साउंड ऑब्जर्विंग मोटार है, या फिर फायर शील्डिंग मोटार है। तो आपको आपको ध्यान में होगा कि हम लोग जो फायर रिफैक्ट्री ब्रिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं मोटार, स्पेशल मोटार, वो कौन सा मोटार होता है, आपका फायर शील्डिंग मोटार होता है दोस्त। क्या, फायर शील्डिंग मोटार, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताइए। ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है भाई, इसमें बताना पड़ेगा क्या, हम्म, बताना पड़ेगा क्या इसमें, ये तो आप लोग पहले भी किए हुए हैं, पहले भी हमने किए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लीजिए। आपका देखिए बेस, हम लोग पहले भी कर चुके थे कि हमको जब भी मैच दी फ्लोइंग वाले टाइप का क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमको कैसे कैसे सॉल्व करना है। हमको जो सबसे पहले हमको कंफर्म है कि हमको जैसे इसमें आपका बेस है, तो बेस का कौन सा एग्जांपल होगा जो कि 110% सही होगा। जैसे हमको हमको लग रहा है कि बेस का होगा लैंडसीड ऑयल। ठीक है, एग्जांपल बता रहे हैं कि बेस का आपका होगा लैंडसीड ऑयल जो कि 110% सही है। तो आप पहले आपको जो आता है पहले उसको मिलान कर लें, उसके बाद नेक्स्ट 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 बढ़ते रहें दोस्त। ठीक है, क्योंकि अगर शुरुआत में अगर गलती कर देते हैं किसी में, अब जो इसमें आपको जो भी आ रहा है, अब बेस का भी पता है आपका, व्हीकल का पता है, सॉल्वेंट का पता है, पिगमेंट का पता है, पहले जो आपको आ रहा है उसको मैच कर लें, उसके बाद आपके पास आपका आसानी हो जाएगा। क्या पता कि आपका जो याद हो आपको, और उसी से आपको इसमें ऑप्शन में नहीं होगा और वही आपका आंसर होगा, ऐसा होता है। ठीक है, देखिए बेस बेस में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, बेस में जिंक ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब देखिए व्हीकल, व्हीकल में क्या होता है, लैंडसीड ऑयल होता है ना, लैंडसीड ऑयल होता है, पॉपी ऑयल होता है, लैंडसीड ऑयल, पॉपी ऑयल, टंग ऑयल,
टंग वाइल, टूफ वाइल, टूफ वाइल, ये सारे जितने वाइल हैं आपका किसका, व्हीकल का एग्जाम्पल है दोस्त, ठीक है। अब देखिए पिगमेंट, सॉरी पिगमेंट है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब कौन, तारपीन वाइल, ये ना डाल, ये ना हम लोग लेते हैं जी, तारपीन वाइल। और आपका पिगमेंट जो आपका सबसे लास्ट बच गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं मिला के, पी का आपका हो गया पी का क्या हो गया जी, पी का आपका 3 हो गया, पी का थ्री, ठीक है, 2 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हीकल, व्हीकल का आपका किसका है, व्हीकल में व्हीकल आपका 4 जा रहा लैंडसेड ऑयल, व्हीकल का 4 लैंडसेड ऑयल, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। आप लोग पहले भी किए होंगे, ठीक है, याद होगा सारा चीज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पता है, इन ऑर्डर टू क्लासीफाई द टिम्बर बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ऑफ स्पेसिमेन, जिसका स्पेसिमेन का साइज कितना है 600 इंटू 50 इंटू 50 mm, ठीक है, आर यूज बर्न इन अ टेम्परेचर इन द ग्राउंड टू हाफ देयर लेंथ फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब एक टेस्ट है, टिम्बर है कोई, ठीक है, उसको हम लोग ड्यूरेबिलिटी टेस्ट उस पर कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसका साइज दिया गया है 600 इंटू 50 का एक टिम्बर है, मान के चलिए कि एक मेरा कोई टिम्बर है, समझ में आ गया। ये टिम्बर है, इसका सारा डायमेंशन दिया गया है 600 इंटू 50 सेंटी mm का ये टिम्बर है। इसको क्या किया जा रहा है, इसको बर्न किया जा रहा है, ठीक है। इसको क्या किया, बर्न किया जा रहा है इन द ग्राउंड पे, ठीक है। और इसका जो हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट मतलब ये इसका 50% होगा, इसका हाफ पार्ट आपका ग्राउंड के नीचे मतलब मिट्टी में इसको गड़ दे रहा है, ठीक है। और इसका हाफ पार्ट ग्राउंड के ऊपर है, मतलब हाफ पार्ट ग्राउंड के नीचे है और हाफ पार्ट ग्राउंड के ऊपर है, यही लिखा हुआ है कि द ग्राउंड टू हाफ देयर लेंथ फॉर ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। एंड द कंडीशन ऑफ स्पेसिमेन एट वेरियस इंटरवल ऑफ ए टाइम एंड देयर एवरेज लाइफ इज कंप्यूटेड, मतलब इसका कंडीशन अलग अलग टाइम पे कंसीडर किया जा रहा है, मतलब इसको नोटिस किया जा रहा है कि इस पे किस टाइप का इसका लाइफ, इसका जो ये टिम्बर है इसके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि इसका इन दी क्लासीफाई द टिम्बर हैज हायर ड्यूरेबल, बताएं, स्लो स्लो स्पीड हो रहा ठीक है। तो इन ऑर्डर टू क्लासीफाई द टिम्बर हैज हाई ड्यूरेबल, तब बोल रहा है कि ये टिम्बर है ये हाई ड्यूरेबल कब होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट भी मैं आपको बताया था, ठीक है। आज मैं उस चार्ट को फिर से मैं हम लोग दोहराने वाले हैं, ताकि देखिए क्या है ना, कि जब तक एक एक चार्ट को जो नया नया आपके पास नया नया कंसेप्ट है, इसको आप 2 से 3 बार आप जब रिकॉल नहीं कीजिएगा तो ये चार्ट आपको याद नहीं रहेगा, ये वैल्यू आपको याद नहीं रहेगा दोस्त, ठीक है। चलिए क्या बोला है पहला देखिए यहाँ पर एक, हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा बेहतर रहेगा। हाई ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, पहला। दूसरा आपका क्या हो गया, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तीसरा क्या आपका हो गया, लो, लो ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। अब हाई ड्यूरेबिलिटी का आपका एवरेज लाइफ पूछ रहा है, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ बताएं आप कितना इसका होता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मेरा ड्यूरेबिलिटी हाई ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, अगर मेरा टिम्बर हाई ड्यूरेबल है, इट मीन्स कि इसका जो एवरेज लाइफ जो होगा एलवेज कितना होगा, मोर देन 120 मंथ, ठीक है, एबव, एबव 120 मंथ, ठीक है, मोर देन 120 मंथ। और इसका जो ये आपका हो गया मंथ में, और एवरेज अगर ईयर में पूछेगा तो एवरेज लाइफ इसका 10 ईयर, एवरेज लाइफ 10 ईयर, ठीक है दोस्त। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर, ये हो गया फर्स्ट। और दूसरा देखिए क्या है, मॉडरेट लाइफ, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी, इट मीन्स इसका जो लाइफ पीरियड होगा इसका जो लाइफ पीरियड होगा एवरेज 5 से, एवरेज लाइफ पीरियड 5 से 10 ईयर तक होगा, ठीक है। लाइफ पीरियड ये लिख लेते हैं हम लोग, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ 10,
टू 5 ईयर। ठीक है, ये आपका क्या गया, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी। देन आपका जो लो ड्यूरेबिलिटी होगा, इसका जो एवरेज लाइफ होगा, एवरेज लाइफ बिलो 5 ईयर। ठीक है दोस्त, तो ये जो चार्ट है इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन हो गया, इसका जो आंसर हो गया क्या है कि इन ऑर्डर टू क्लासीफाई दैट टिम्बर हैज हाई ड्यूरेबल, इट मीन्स कि हाई ड्यूरेबल मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही जा रहा है। हाई ड्यूरेबल, इसका क्या है, लाइफ एवरेज लाइफ एबव 120 मंथ, और एवरेज लाइफ ईयर इसका 10 ईयर होता है। एवरेज एबव 120 मंथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, अभी आपका ये पूछा है, कल आपका ये पूछ सकता है, एग्जाम में आपको कुछ और दिख सकता है, मतलब दिख सकता है। ठीक है, ये सब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ये जो वैल्यू है, वैल्यू आपको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्त। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज आर्टिफिशियल स्टोन। आर्टिफिशियल स्टोन इनमें से कौन कौन सा है? आर्टिफिशियल स्टोन इनमें से कौन कौन सा है? बिटुमिनस स्टोन क्या आर्टिफिशियल स्टोन है? गार्लिक स्टोन क्या आपका आर्टिफिशियल स्टोन है? रैंसम स्टोन क्या आपका आर्टिफिशियल स्टोन है? बताएं कौन है जी इनमें से? इनमें से और एक और होता है, तीसरा चौथा क्या आपका होता है? विक्टोरिया। विक्टोरिया, विक्टोरिया का स्पेलिंग क्या होता है? विक्टोरिया, विक्टोरिया स्टोन। पांचवा हो गया कंक्रीट ब्लॉक। कौन? कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, ये सारे जितने हैं सारे आपका आर्टिफिशियल स्टोन है दोस्त। ठीक है, तो ये तीन तो है ही, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना कि विक्टोरिया स्टोन भी आपका आर्टिफिशियल स्टोन है, कंक्रीट ब्लॉक भी आपका आर्टिफिशियल स्टोन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। विक्टोरिया स्टोन, बिटुमिनस स्टोन, गार्लिक स्टोन, रैंसम स्टोन, ये सारे क्या आपका आर्टिफिशियल स्टोन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टाइम ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर, द टाइम ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर वेरी विथ, बताएं। तो सबसे पहले हमको आप बताएं कि एडवांटेज ऑफ टिम्बर, एडवांटेज ऑफ टिम्बर। सीजनिंग तो सबको पता है ना, सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है, पता है सबको। ठीक है, तो पहली बात कि हम लोग उसका हमको एडवांटेज जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग सीजनिंग ऑफ टिम्बर करते हैं तो उसमें सबसे पहले एडवांटेज यही होता है कि उसका वेट रिड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, रिड्यूस, रिड्यूस, रिड्यूस इट्स वेट, इट्स वेट। ठीक है, जब इसका वेट रिड्यूस हो जाता है, इट मीन्स क्या, जब जो वेट इसका कम हो गया, जब इसको हम किसी भी स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे, इट मीन्स कि इसका जो श्रिंकेज है कम होगा। ठीक है, अगर ये इसमें अगर इसका वेट कम नहीं होता, इसका वेट अगर रिड्यूस नहीं होता तो ये श्रिंकेज ज़्यादा करता है, लेकिन जब इसका वेट कम हो गया है इस टिम्बर का, और जब इसको हम लोग यूज़ करेंगे किसी स्ट्रक्चरल पर्पस में हम लोग कहीं प्लेसमेंट करेंगे, इट मीन्स है कि इसका जो श्रिंकेज होगा कम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिड्यूस, रिड्यूस श्रिंकेज, रिड्यूस दिस श्रिंकेज, रिड्यूस श्रिंकेज एंड वार्पिंग, shrinkage and warping after placement in the structure, warping placement, warping के बाद after placement in the structure। जब हम लोग स्ट्रक्चर में जब प्रोवाइड करेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर में जब हम लोग इस टिम्बर को प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो श्रिंकेज है कम होगा। ठीक है, और उसका वार्पिंग भी कम होगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या होगा जी, उसका वेट भी, इसका वेट भी कम हो गया, उसका श्रिंकेज भी वो कम होने लगा। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो टिम्बर है पेंटिंग के लिए मोर सुटेबल हो जाएगा, बोल सकते हैं ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखिए कि इट इज सुटेबल, सुटेबल फॉर पेंटिंग। जब ये पेंटिंग के लिए सुटेबल हो गया, इट मीन्स इसका जो स्ट्रेंथ है,
ड्यूरेबिलिटी है, वर्केबिलिटी है, इंक्रीज कर जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इसका चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इंक्रीज स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी इसके बाद क्या होता है एक और, स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। ठीक है, ये आपका 4 पॉइंट आप लोग याद रखें, अगर याद हो तो बहुत ही बेहतरीन, ऐसे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे दोस्त। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, द टाइम ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर वेरी विद थिकनेस ऑफ टिम्बर एंड टाइप्स ऑफ टिम्बर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के बारे में दो अलग अलग ये दिया गया। ठीक है, पहली बात की एस्बेस्टस का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसका, और ये तो ठीक है, हमको इसका क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जैसे इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ना, उसी में इसका ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ asbestos। ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है दोस्त, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका asbestos होता है, इसका वजन हल्का होता है। ठीक है, ये लाइट वेट होता है। ठीक है, जब ये लाइट वेट होता है, ताकि इसका, जब ये लाइट वेट है, ये हल्का होगा, तो हम लोग इसको इजीली हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, कहीं भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं टेम्पोररी के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, इसका जो फायर रेसिस्टेंस है वो भी अच्छा है। ठीक है, जब इसका लाइट वेट होता है, इट मीन्स ये लाइट वेट भी है और फायर रेसिस्टेंस भी है। ठीक है, लाइट वेट भी है, फायर रेसिस्टेंस भी है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखे यहाँ पे, क्या पहला पॉइंट क्या होगा, इट सॉरी दे आर लाइट वेट एंड क्या, फायर रेसिस्टेंस फायर को ये अच्छे से रेजिस्ट करता है। ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, जब ये फायर को रेजिस्ट करता है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये जब फायर को रेजिस्ट कर रहा है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज रेजिस्टेंस टू एसिड, वो एसिड को भी रेसिस्ट करता है और एल्कली को भी रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो इट इज रेसिस्टेंस क्या था जी, इट इज रेसिस्टेंट टू एसिड एंड एल्कली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, जब ये एसिड को भी रेसिस्ट कर लेता है, अल्कली से भी ये रेजिस्ट हो जाता है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.1 होता है। ठीक है, देन इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है एलवेज कितना होता है, 3.1 होता है। ठीक है, ये आपका 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो होता है थर्मल इंसुलेशन के लिए एक्सीलेंट होता है। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन के लिए एक्सीलेंट होता है। ठीक है, लिखिए, इट हैज एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्त, ये एक्सीलेंट होता है थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ठीक है, 4 पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट और इसका होता है, पांचवा पॉइंट ये होता है कि इसका ये जो होता है asbestos लो परमेबिलिटी होता है। ठीक है, इसमें ये किसी तरह का परमेबल नहीं होता है, ये क्या होता है, लो परमेबल होता है। ठीक है, जब ये लो परमेबल होगा, इट मीन्स कि लो पोरस भी होगा कि नहीं। जब ये लो परमेबिलिटी होता है, इट मीन्स कि पोरस भी ये कम होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज लो परमेबिलिटी
परमेबिलिटी क्या है तो इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से आपको जानकारी होगा, सवाल में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ना, परमेबिलिटी एंड लो पोरस, छिद्र। कोई दिक्कत? ये 5 पॉइंट की वजह से बेहतरीन अलग अलग पॉइंट भी हैं, लोग इसमें फंसते भी हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इसका क्वेश्चन क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ एस्बेस्टस। अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट ए क्या है दी? asbestos हैज asbestos हैज हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देखिए तो हम लोग कहाँ पढ़े हैं? इट हैज एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन, एकदम 110% सही है। कोई दिक्कत? ये 110% सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है यार, सॉरी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, asbestos हैज हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये रॉन्ग है, ये गलत है। हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहाँ होता है? लो है ना, ये गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या है कि asbestos इज हाईली रेसिस्टेंट टू अल्कली, ये तो 110% सही है कि इट इज रेसिस्टेंट टू अल्कली एंड एसिड, दोनों से रजिस्ट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट एंड ए इज रॉन्ग। ए मेरा गलत है, ठीक, फुलो में थोड़ा गया, ये रॉन्ग है। ठीक है, देखिए किसमें रॉन्ग है जी? ए मेरा रॉन्ग है, ए मेरा रॉन्ग है किसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर, ए इज ए राइट आंसर। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको आप याद रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट, 5 पॉइंट तक ये इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशंस में, चाहे ये नहीं देखे दूसरा चीज, लेकिन मेजरली एग्जामिनेशंस में आपको यही दोनों स्टेटमेंट देखा गया दोस्त। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट देखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू IS 1121 पार्ट नंबर 1 1974, the diameter or lateral dimension of test piece of a stone used for finding its compressive strength। तो आप हमें बताएं कि IS 1121 के अकॉर्डिंग हम लोग जो टेस्ट करने के लिए स्टोन का जो स्पेसिमेन लेते हैं उसका साइज क्या होता है? 50 mm होता है। कितना? 50 mm होता है दोस्त, हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं कितना उसका होता है? 50 mm पे हम लोग उस स्पेसिमेन को लेके हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब बताएं, ग्रेड ए में क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं ना। अब बताएं ग्रेड ए का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? ग्रेड ए का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है एलवेज नॉट बी लेस देन, ये होगा 140 kg/cm3। ठीक है, देखते हैं ए का 2 ऑप्शन नंबर एक ही कौन तो है ये जी, इसीलिए बोला था ना ग्रेड ए का आप लोग याद रखें। एक ग्रेड ए का भी होता है, एक ग्रेड ए का होता है। तो ग्रेड ए का जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एलवेज 100 नॉट बी लेस देन 140 से कम नहीं होता है। और आपका जो ग्रेड ए का जो होता है एलवेज कितना होता है जी? फर्स्ट का देखिए नॉट बी लेस देन 105 kg/cm²। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखें, मतलब ये वैल्यू याद रखें, वैल्यू, क्योंकि वैल्यू एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। आप किसी को इसमें से कोई भी आपको आ रहा है पहले आप उसको लगा लें, देन उसके बाद आगे बढ़े। हमको इसमें कंफर्टेबल था, ये हमको पहले से रिकॉल था, तो मैं डायरेक्ट इसी को मैं देखा, उसके बाद मार के हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, आपको सारा चीज़ देखना है। ठीक है, और सारा हम लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा इसका मैं ये आपको मैं लिखा देता हूँ कंप्लीट। ठीक है, देखिए ग्रेड ए, ठीक है, इसके बाद ग्रेड ए, देन ग्रेड बी, उसके बाद ग्रेड सी, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेड सी। ये दोनों तो आपको पता ही होगा, कितना होता है? 70 होता है ना, 70 kg/cm²। इसका कितना होता है? 35 kg/cm²। ग्रेड ए का कितना होता है जी? अभी जस्ट हम लोग पढ़े 105 cm², इसका 114 cm²। बस यही तो है यार, है क्या कोई दिक्कत? चलिए
ये से भी तो ये फर्स्ट क्लास भी लिखा है, सेकंड क्लास भी लिखा है, थर्ड क्लास भी लिखा है, जो कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो गलती नहीं होना चाहिए दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताएं कि मिनरल टार इज ऑब्टेन बाय ए डिस्टिलेशन ऑफ ए बिटुमिन सेल। टार को जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, टार कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, इसको हम लोग कहाँ से पाते हैं, किस प्रोसेस से ये पाया जाता है, तो एलवेज डिस्टिलेशन ऑफ ए बिटुमिनस सेल, एकदम सही है ये। और यहाँ जो देखिए जो लिखा हुआ कि वुड टार इज ऑब्टेन बाय ए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ए रेजिन वुड, एकदम 110% सही है दोनों। ठीक है, वुड टार है, इसको कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम लोग करते हैं। ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर दोनों सही है, इट मीन्स ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट आंसर, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। चलिए सॉरी यार अब देखिए क्या है कि पोर्टलैंड सीमेंट इज ए मैन्युफैक्चर बाय बर्निंग इन किल्न द फ्लोइंग मटेरियल। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो बताने लगा है नहीं, बताने लगा है क्या, इजी क्वेश्चन का क्या बताया भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। द परमेसिबल और अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, द परमेसिबल और अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ ए ब्रिक मशीनरी डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है बताएं। ब्रिक मशीनरी में जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस और आपका एलोबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो एक्ट करता है, अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसपे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिक, ये एकदम 110% इस पे डिपेंड करता है। आपका इफ्लोरेसेंस हो गया, इसके बाद आपका स्ट्रेंथ ऑफ मोटार पे करता है, स्लाइडरनेस रेशियो इस पे भी करता है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक, इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक डिपेंड नहीं करता है दोस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाला है, 2 स्टेटमेंट दिया गया। क्या पूछ रहा है भाई इसमें हमको, लेबोरेटरी टेस्ट है। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इन ए लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में, सीमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द ब्लेंड्स मेथड ऑफ ए determination of a fineness is based on based on evolution of heat of hydration during the hydration process। क्या ये सही है, ये स्टेटमेंट देखिए तो। ब्लेंड्स एयर मेथड जो हम लोग टेस्ट जो हम लोग करते हैं टू फाइंड डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस, ये तो सही है। फाइनेस इवोल्यूशन ऑफ, ये क्या बोल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए करते हैं। हाँ बताइए, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे है देखिए, ब्लेंड्स एयर प्रोबेबिलिटी टेस्ट जो हम लोग करते हैं एलवेज, वो क्या यहाँ जो बोल रहा है कि डिटरमाइन द फाइनेस बेस्ड ऑन एवोल्यूशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस, ये गलत है। हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं, प्रोबेबिलिटी प्रोसेस होता है सॉरी, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी प्रोसेस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जब ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया, हमसे क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्या है। द डिटर्मिनेशन ऑफ ए फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज बेस्ड ऑन चेंज इन पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस ओवर द टाइम ड्यू टू ए कंटिन्यूअस हाइड्रेशन, एकदम सही है। फाइनल और इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोग जो डिटरमाइन करते हैं, एलओ इसको पेनिट्रेशन कितना रेसिस्टेंस कर रहा है ड्यूरिंग ए कंटिन्यूअस हाइड्रेशन, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, उसी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, जो कि मेरा प्लंजर ये करता है, पेनिट्रेट होता है। ठीक है, तो हमको करेक्ट पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्टेटमेंट बी है, स्टेटमेंट बी इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट बी इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब बताएं, एज पर IS 10262
2019 required water content per cubic meter of a concrete for the nominal maximum size of aggregate for desired workability other than 50 for 50 slump may be increase or decrease by about for each increase or decrease of 25 slump 25 slump के लिए पूछ रहा है दोस्त। कितना क्या पूछ रहा है? वाटर कंटेंट कितना होता है? IS कोड दे दिया गया, IS 10/262 2019 के अकॉर्डिंग आप बताएं कि वर्कबिलिटी थी मैक्सिमम वाटर कंटेंट, जो कि इसमें साइज भी दे दिया है, ठीक है, इस सलम पे सलम वैल्यू दिया हुआ है उसमें कितना होता है। तो एलवेज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पे जो आपका जो वाटर कंटेंट जो होता है एलवेज 3% होता है दोस्त। कितना? 3%। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग है जी, क्या है? मैच दी फॉलोइंग है, लगाएं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए माइल्ड स्टील, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए हाई कार्बन स्टील, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए माइल्ड स्टील और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए हाई कार्बन स्टील। तो इसमें से सबसे पहले आपको क्या आ रहा है? इसमें से हमको आ रहा है, हमको जानकारी है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए माइल्ड स्टील जो होता है एलवेज 800 होता है। हमको पता है, ये पता है हमको कि इसका जो होता है कितना 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पी का टू किसमें है? 2 को में भाई। अब हमको खेलना करना पड़ेगा। अब देखते हैं आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील जो होता है कितना होता है? 78 से 50 होता है ना 78 से 50। देखिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील 7800, ऑप्शन नंबर आर का 5 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ठीक है, बी इज ए राइट आंसर दोस्त। उसके बाद भी देख लीजिए, जब मेरा ये आंसर हो गया उसके बाद क्यू का 4, क्यू क्या है जी? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए हाई कार्बन स्टील, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हाई कार्बन स्टील कितना होता है? 1600 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हाई कार्बन स्टील 8.15, ठीक है। और जो बच गया आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए हाई माइल्ड स्टील कितना होता है? 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? टेबल इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्लोइंग स्टेटमेंट, जो 2 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, लोवरेट डोर के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। उसके बाद बताएं कि इसका सही कौन सा गलत है। इसमें क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, करेक्ट बताना है। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? व्हेन नेचुरल वेंटिलेशन इज डिजायर्ड along with privacy these types of door are preferable, एकदम सही है। आप लोग ये डोर देखे होंगे, इस टाइप से डोर होता है, ठीक है। यार आपको यहाँ इस टाइप से ये रहता है, इस टाइप से बताते हैं थोड़ा सा। ये इस टाइप से रहता है दोस्त। ये बीच में है ना, यहाँ बीच ये आपको ओपन स्पेस है, यहाँ पे मतलब खुला है ये, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इंक्लाइन टाइप में होता है, इंक्लाइन टाइप में, ठीक है। प्राइवेसी के लिए अच्छा होता है। क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन नेचुरल वेंटिलेशन इज डिजायर्ड अलोंग विथ प्राइवेसी दिस टाइप ऑफ डोर आर प्रेफरेबल, एकदम सही है ये, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि लेबरस इज द डोर आर अरेंज्ड सच दैट द अपर ब्लॉक एज ऑफ एनी लेबरस इज higher than the lower front edge of the lower just above it, एकदम 110%। लोबरेट ये गलत है यार, ये गलत बोल रहा है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्त, ठीक है। तो मेरा जो हो गया ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ये करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो गया जी?
आपका ये भी स्टेटमेंट सही है भाई, हमको लगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में, ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्या बोल रहा है देखिए, leverets इज द डोर आर अरेंज विच सच दैट upper back of edge of any leverage is higher than the lower front edge of lower just above it। एकदम 100% सही है ये भी दोस्त, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज ए राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब बताएं कि सॉइल नेलिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर। अब सॉइल नेलिंग क्या होता है भाई, ये समझना पड़ेगा हमको ना। देखिए सॉइल नेलिंग इट मीन्स, इससे हम लोग यही समझ रहे हैं, जब भी मेरा जो नेचुरल नेचुरल जो मेरा स्ट्राटा है, ठीक है, नेचुरल सॉइल है, उस सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग अलग अलग मतलब रेनफोर्समेंट का भी यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पर हम लोग एक्सप्रेशन भी कर सकें, स्ट्रक्चर भी बना सकें। जब उस मतलब सॉइल को पूरी तरह से स्टेबलाइज करने के लिए, सॉइल लेवलिंग का मतलब यही है कि सॉइल लेवलिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग सॉइल लेवलिंग सुटेबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर कि स्टेबलाइजिंग डिप एक्सवेशन इन ए स्लोप, ठीक है, स्टेबलाइजिंग डिप एक्सवेशन इन ए स्लोप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इज ए राइट आंसर है दोस्त, ठीक है। चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अर्बन जॉब लेआउट विच कंस्टेंट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट अर्थवर्क प्लानिंग एंड लेआउट मार्किंग। अर्थवर्क प्लानिंग एंड लेआउट मार्किंग इन अर्बन जॉब लेआउट विच कंस्टेंट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स अर्थवर्क प्लानिंग एंड लेआउट मार्किंग। सॉइल डेंसिटी एकदम नहीं, ग्राउंड वाटर टेबल एकदम नहीं, एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज एंड सर्विस लाइन। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, सी इज अ राइट आंसर दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताएं फिक्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द लेआउट प्लान ऑफ ए बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज टर्म एज। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग मतलब किसी भी बिल्डिंग का हम लोग लेआउट करते हैं, ठीक है, फिक्स कर दिए कि ये मेरा ये प्लान है, ठीक है। तो वहाँ जो बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ को जो इंडिकेट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो फिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं, ना कि ग्रुपिंग बोलते हैं, ना कि हम लोग रोमनीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब बताएं कि विच फैक्टर्स अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ ए ट्रेंचिंग मशीन। ट्रेंचिंग मशीन के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर जो कि उसको अफेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए ट्रेंचिंग मशीन के लिए एकदम सही है ये। डेप्थ ऑफ कटिंग ये भी आपका सही है। विड्थ ऑफ ट्रेंच ये भी आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव इज अ राइट आंसर दोस्त, ठीक है। ट्रेंचिंग मशीन के लिए ये सारे आपको, ट्रेंचिंग मशीन को ये सारे अफेक्ट करते हैं, किस टाइप का सॉइल है, डेप्थ ऑफ कटिंग कितना है, कितना करना है, आपका विड्थ ऑफ ट्रेंच कितना रहेगा, ये सारे फैक्टर्स जो है इसको अफेक्ट करते हैं, किसको, ट्रेंचिंग ऑफ मशीन को अफेक्ट करते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच स्ट्रक्चर टाइप यूजुअली रिक्वायर्ड शेयर वाल फॉर रजिस्टिंग ए लेटरल लोड को रजिस्ट करने के लिए इनमें से कौन सा वाल को हम लोग यूज करते हैं, किस टाइप का वाल हम लोग यूज करते हैं। क्या वो लोड बियरिंग वाल होना चाहिए, क्या वो टिम्बर फ्रेम होना चाहिए, क्या वो फ्रेम आरसीसी स्ट्रक्चर होना चाहिए, या फिर एडोबी हाउस होना चाहिए। किस टाइप का वाल होना चाहिए दोस्त जो शेयर वाल को रजिस्ट करे। हाँ, एलवेज आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ही एक ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर है जो आपको लेटरल लोड को रजिस्ट करता है दोस्त, ठीक है, लेटरल लोड को रजिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कंक्रीट इंस्पेक्टर ड्यूरिंग कंक्रीट ऑपरेशन। जब सबसे पहले कहीं भी कंक्रीटिंग किया जाता है, कंक्रीटिंग जब कहीं भी किया जा रहा है, चाहे मान के चलिए कोई आपका डैम बन रहा है, चाहे कहीं पे आपका रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसका सबसे पहले प्राइमरी ऑपरेशन क्या है, ठीक है,
उसका प्राइमरी ऑब्जर्वेशन क्या है, सो बताएं आप। क्या वो मिक्सिंग कंक्रीट है? हाँ, क्या वो मिक्सिंग कंक्रीट है या फिर क्यूरिंग कंक्रीट है? प्राइमरी रोल हमको देखना है, क्या है प्राइमरी रोल। ना ही आपका मिक्सिंग कंक्रीट है, ना ही क्यूरिंग कंक्रीट है, तो क्या है वो मॉनिटरिंग एंड इंश्योरिंग क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी तो सबसे पहले मैनेज हमको देखना पड़ेगा ना कि हम लोग पेमेंट को बना रहे हैं तो उस टाइप पेमेंट में किस टाइप का क्वालिटी वहाँ पर चाहिए। चाहे हम लोग डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो डैम में हमको क्वालिटी हमको बहुत ज़रूरी है। आपका क्वालिटी मेंटेन करना, मॉनिटरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बताएं। ये आपका देखिए बिल्डिंग कंपोनेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपका बिल्डिंग कंपोनेंट के बीच में इसमें जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या है। द वर्टिकल मेंबर इन द मिडिल ऑफ द विंडोज फ्रेम विच सब डिवाइडेड द विंडोज इज कॉल्ड, उसे मैं क्या बोलते हैं। जैसे देखिए एक आपका ये है, क्या बोलते हैं, विंडोज है, खिड़की है, ये आपका खिड़की है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या आपका खिड़की है। और ये हम लोग देखते हैं ये देखिए, ये आपका वर्टिकल मेंबर हो गया। ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ देखे होंगे इस टाइप से डिजाइन, इसको डिजाइन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये डिजाइन दिया जाता है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या पूछ रहा है, द वर्टिकल मेंबर इन द मिडिल पोर्शन ऑफ विंडोज, मतलब वर्टिकल मेंबर मतलब इसको बोल रहा है, इसको। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्टिकल मेंबर है। ठीक है, द वर्टिकल मेंबर इन द मिडिल पोर्शन ऑफ विंडोज फ्रेम विच सब डिवाइडेड द विंडोज, जो विंडोज को सब डिवाइड कर दे रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैलवेज मुल्सन बोलते हैं। मुल्सन, मूल्यन। ऑप्शन नंबर सी है, सी इज राइट आंसर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्यन बोलते हैं, लाइक मूल्यन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, वर्टिकल मेंबर। अगर हम लोग पूछे हॉरिजॉन्टल मेंबर तो आपका ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल मेंबर। आपका इस हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। इसका डिफिनेशन क्या होगा जी, हॉरिजॉन्टल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर इन दी मिडिल पोर्शन, मिडिल ऑफ विंडोज, विंडोज फ्रेम बीच सब डिवाइड डिवाइड सब डिवाइड द विंडोज, सब डिवाइड द विंडोज इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। ठीक है दोस्त, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग मूलसन क्या कि मेजरली एग्जामिनेशन में देखा जाता है, ये जो दो जो कंपोनेंट है ना आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं दोस्त। ठीक है, तो चलिए इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ फ्लोइंग टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइंट पूछ रहा है, इन दी फॉर्म्ड व्हेन टू वॉल इज इंटरसेक्ट एट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितना डिग्री होता है जी, 45 डिग्री। ठीक है, तब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो ज्वाइंट है जो कि आपका 45 डिग्री एक्यूट एंगल पे टू वॉल इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, एस्क्यू ज्वाइंट ये नहीं होता है, माइटर ज्वाइंट ये होता है आपका 45 डिग्री पे, बट जॉइंट तो होता नहीं, लेफ्ट जॉइंट होता नहीं है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, बी जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एज पर IAS स्पेसिफिकेशन 1068 ऑल द वेस्ट फिटिंग इन
बेसिन शैल बी प्लेटेड ऑफ ग्रेड बी। ग्रेड बी के लिए बताइए इनमें से कौन सा आई एस स्पेसिफिकेशन जो कि वेस्ट फिटिंग इन बेसिन शैल बी प्लेटेड ऑफ ग्रेड बी, उस वेस्ट फिटिंग के लिए ग्रेड बी में रखा गया है, वो कौन सा स्पेसिमेन है जी? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, क्रोमियम बोलते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉट यूज फॉर वाटर प्रूफिंग अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर? अच्छा क्वेश्चन बताएं। ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर में किए हुए हैं, पीछे किए हुए हैं। बताएं इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसका यूज हम लोग अंडर वाटर प्रूफिंग, अंडर पानी के अंदर वाटर प्रूफिंग होना चाहिए, जो कि हम लोग स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं दोस्त। हाँ, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा मटेरियल होता है दोस्त? क्या वो बेंटोनाइट के लिए होता है, या फिर क्या पॉलीथिलीन सीटिंग होता है, या फिर इपॉक्सी रेजिन होता है, या फिर पीवीसी मेंबर होता है? अंडरग्राउंड प्रूफिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं मटेरियल, वो ऑलवेज क्या होता है? इपॉक्सी रेजिन, इपॉक्सी रेजिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, सी इज ए राइट आंसर। चलिए इसमें क्या, अच्छा एक मिनट। विच द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉट यूज, ओहो सॉरी यार, नॉट यूज वही तो हम देख रहे हैं। विच द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉट यूज फॉर वाटर प्रूफिंग अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। अच्छा, नॉट यूज, किसका यूज नहीं करते हैं? इपॉक्सी रेजिन का यूज नहीं करते, सॉरी यार, इपॉक्सी रेजिन का हम लोग यूज नहीं करते, मतलब ऑप्शन यही सही है। ठीक है, इसका यूज नहीं करते हैं। बाकी ये जो आपका बेंटोनाइट के लिए हो गया, पॉलीथिलीन सीटिंग हो गया, पीवीसी मेम्ब्रेन हो गया, ये तीनों मेंबर का हम लोग यूज करते हैं। ये तीनों मटेरियल है, इसका यूज हम लोग करते हैं अंडरग्राउंड में। यूज फॉर वाटर प्रूफिंग अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब को यूज करते हैं, लेकिन ये जो इपॉक्सी रेजिन है इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं दोस्त। ठीक है, और वही हमको पूछा था कि नॉट यूज, कि इसका यूज नहीं करता। ये थोड़ा सा हमको ध्यान से उठ गया था कि कौन सा यूज, हम इसको पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए लोकेशन प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए लोकेशन प्लान, की प्लान, बहुत जरूरी है। ठीक है, लोग गलती करते हैं, गलती नहीं करना है। ए लोकेशन प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं? की प्लान बोलते हैं एलवेज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, की प्लान। ठीक है, अब देखिए कि की प्लान मतलब ये की प्लान क्या होता है? की प्लान क्या है? देखिए की प्लान एक इस टाइप का प्लान है, इसमें आपको एलवेज वहाँ का जहाँ पे जो आपका साइट है, ठीक है, जहाँ पे आपको साइट अलॉट हुआ है, वो पहली बात की वो लोकेशन को शो करेगा कि इस लोकेशन पे है। ठीक है, लोकेशन के साथ साथ वहाँ का जो आपका सराउंडिंग है, उसका लैंडमार्क है, उसका लैंडमार्क क्या है? वो जो भी लैंडमार्क आएगा, आपका लोकेशन जो लोकेट करेगा, वो आपको की प्लान के ही अंदर सारा लोकेट होता है, ना कि सर्वे प्लान। और सर्वे प्लान क्या होता है जी? सर्वे प्लान उस टाइप का प्लान होता है, इसमें आपका टोपोग्राफिकल फीचर्स दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा? टोपोग्राफिकल फीचर्स दिखेगा। ठीक है, लैंड जहाँ कहाँ पे हमको लैंड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, वो हमको दिखेगा। ठीक है, यही सब दिखेगा आप किस में? आपका सर्वे प्लान में। और आपका साइट प्लान क्या है? साइट प्लान तो आपको पता ही है। हाँ, साइट प्लान पता है ना? साइट प्लान पता है आपको? मास्टर प्लान क्या होता है? मास्टर प्लान क्या होता है? मास्टर प्लान एक मतलब सारे जितने भी प्लान आते हैं, जैसे किसी कोई भी बिल्डिंग बन रहा है, तो किसी भी बिल्डिंग का बहुत सारे प्लान आता है। उसका पहले शुरू में आपका फ्लोर प्लान आएगा, पहले आपका बेसमेंट, मतलब सबसे पहले आपका एक्सपेंशन करना है, कितना एक्सपेंशन करना है। उसके बाद आपका साइज आएगा, कौन से कॉलम प्रोवाइड करना है। पहले लेआउट का आएगा कि कितना लेआउट करना है। ठीक है, कितना बाई कौन एरिया है लेआउट करना है। लेआउट करने के बाद वहाँ पर पहला प्लान आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब बहुत सारे प्लान होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो मास्टर प्लान होता है, ये सबसे लॉन्ग टर्म प्लान होता है। ठीक है, इसमें सारा चीज़ इंक्लूड रहता है, टोटल चीज़, जितने भी एक बिल्डिंग में जितने भी हम लोग प्लान पढ़ते हैं। ठीक है, सारा प्लान देखते हैं साइट पर। अगर आप लोग काम किए होंगे, वर्क किए होंगे, जॉब किए होंगे कहीं भी, कोई भी प्राइवेट कंपनी में, तो आप लोग देखे होंगे कि कितने सारे प्लान आते हैं। ठीक है, तो सारे प्लान का जो सबमिशन है,
उसे ही बोलते हैं मास्टर प्लान दोस्त। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर प्लान बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेयर टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए लिमिटेड स्पेस। ये तो गलती नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। हैं, कौन सा स्टेयर है जी, लिमिटेड स्पेस उसमें है। ठीक है, डॉग लेग स्टेयर 180 डिग्री में होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। क्वार्टर 90 डिग्री पर टर्न करता है। स्ट्रेट, ये तो आपका स्ट्रेट जाता है। स्पाइरल आपका जो है यही आपका लिमिटेड स्पेस के लिए जाना जाता है, लिमिटेड स्पेस स्टेयर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये किसी कोई आपका स्टोन है। ठीक है, स्टोन है। अब बताएं कि ये किस टाइप का स्टोन है। देखिए इसमें ऑप्शन गलत कर दिया है लोग, ऑप्शन इसमें पिछला क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन डाल दिया है। अच्छा, इसका हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि आपका जो ये जो स्टोन है, ये आपका ड्रेस स्टोन है, ये आपका किस टाइप का स्टोन है, आपका रेटिकुलेटेड ड्रेस्ड स्टोन है। ठीक है दोस्त, इसका ऑप्शन है कि आप कर दिए, क्या पूछे इसमें हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि ये जो आपका दिख रहा है किस टाइप का, ये आपका स्टोन है, ये तो रेटिकुलेटेड ड्रेस्ड स्टोन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है जी, बताएं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, ए है, देन बी है, देन सी है। अब बताएं हमें पहला स्टेटमेंट क्या है। देखिए टिम्बर फ्लोरिंग इज यूज फॉर ए कारपेंट्री हॉल, डाइनिंग हॉल, ऑडिटोरियम, एकदम से यहाँ तक सही जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए इन हिली एरिया, एकदम सही है। वेयर टिम्बर इज चिपली रेडियली अवेलेबल, एकदम सही है। वेयर टेम्परेचर ड्रॉप वेरी लो, टेम्परेचर टिम्बर फ्लोरिंग इज क्वाइट कॉमन, एकदम 110% ये आपका सही है दोस्त। ठीक है, इट मीन्स कि पहला स्टेटमेंट सही है, इट मीन्स बी हो सकता है चाहे डी हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं बी क्या है। इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है, हार्ड बियरिंग सरफेस इज समटाइम्स रिक्वायर्ड, हार्ड बियरिंग सरफेस, इंडस्ट्रियल बियरिंग में हार्ड बियरिंग सरफेस होना जरूरी है। ठीक है, इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हार्ड बियरिंग सरफेस इज समटाइम रिक्वायर्ड, दिस कैन बी अचीव बाई अप्लाइंग ए ग्रेनुलिथिक फिनिश ओवर द कंक्रीट टॉपिंग, एकदम 100% सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ये तब ट्रू है, इट मीन्स, अरे भाई दोनों में सही है, गजब। तो लास्ट में हम लोग को देखना पड़ेगा। अब लास्ट देखिए क्या है, ट्रेजो फ्लोरिंग इज मेड ऑफ ए स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रोकन टाइल ऑफ चाइना ग्लेज और सीमेंट और मार्बल अरेंज इन ए डिफरेंट पैटर्न, क्या ये सही है। टेरेजो फ्लोरिंग को हम लोग डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं और ये मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और यहाँ जो ये बोल रहा है कि टेरेजो फ्लोरिंग इज स्मॉल पीसेस ब्रोकन टाइल ऑफ ए चाइना ग्लेज और अब सीमेंट मार्बल, यहाँ तक सही है। डिफरेंट पार्ट्स दिस पीस आर कट इनटू ए डिजायर्ड शेप, ये आपका रॉन्ग है। यह स्टेटमेंट मतलब ट्रेजो फ्लोरिंग का यह स्टेटमेंट गलत है। इट मीन्स कि जब गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ये मेरा फॉल्स है, सी मेरा फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, सी इज अ राइट आंसर। चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्डिंग बिलोंगिंग इन ग्रुप बी एंड नेशनल बिल्डिंग कोड, ए क्या हो गया, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, बताएं। ए बी सी में आप नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग बताएं कि ए में क्या आता है, रेसिडेंशियल 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 ये आपका रेसिडेंशियल हो गया क्लास ए में, ग्रुप ए में। और ग्रुप बी में क्या होगा आपका, एजुकेशनल।
हमको क्या पूछ रहा है, क्लास बी, इट मीन्स आपका एजुकेशनल बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, आपका क्लास सी में क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। ठीक है, क्लास डी में क्या आएगा जी, असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग। ठीक है, इसी तरह क्लास ई में क्या आएगा और क्लास एफ में क्या आएगा बताएं। क्लास सी में कौन सा, क्लास सी में क्या आपका आ गया, कौन सा बिल्डिंग आएगा, बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग। ठीक है, क्लास एफ में क्या आएगा, क्लास ये हम लोग क्लास में किए हुए पिछले यार, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप बताएं कुछ। ठीक है, क्लास एफ में क्या आएगा, मर्सेंटाइल बिल्डिंग। मर्चेंटाइल बिल्डिंग। मर्चेंटाइल बिल्डिंग। ठीक है, तो आपको ये सारा क्लास याद रखना है दोस्त। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। असेंबली बिल्डिंग कहाँ पे है, ये देखिए, असेंबली बिल्डिंग आपका डी क्लास का है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपका ए क्लास का है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग आपका सी क्लास का है। ठीक है, चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टूल इज यूज फॉर कटिंग ब्रिक एक्यूरेटली। इनमें से कौन सा टूल का यूज हम लोग करेंगे जो कि ब्रिक को एक्यूरेटली काटेगा, एक्यूरेट पूरा एकदम प्रिसाइज वे के अकॉर्डिंग काटेगा, तो उसे कौन सा टूल इसमें से हम लोग बोलेंगे, ब्लोस्टर, एकदम नहीं। ट्रोवेल, ट्रोवेल क्या होता है, ब्लोस्टर क्या होता है, ब्लोस्टर किस टाइप से होता है, आप लोग देखे होंगे। हम्म, क्या होगा इसका आंसर जी, ट्रोवेल होता है। ट्रोवेल क्या होता है, ब्लोस्टर होगा, ट्रोवेल होगा, ब्रिक हैमर होगा या फिर रैमर होगा। ये तो आप लोग नहीं मारेंगे तो 100% ये इसमें नहीं होगा, ब्रिक हैमर भी नहीं मारेंगे आप लोग, ये दोनों में फंसेंगे, चाहे ये होगा चाहे ये होगा। अब देखिए ट्रोवेल क्या होता है, ट्रोवेल वो होता है क्या, ये मोटार को लिफ्ट करने के लिए, इट इज यूज फॉर लिफ्टिंग, लिफ्टिंग मोटार। ठीक है, मोटार को उठाने के लिए। देन आपका जो ये जो हो गया ब्लोस्टर जो है, ये आपका क्या है, यूज फॉर, यूज फॉर कटिंग, कटिंग। अरे यार डाउन हो गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था है। ठीक है, इट इज यूज फॉर कटिंग ब्रिक्स एक्यूरेटली, ब्रिक्स एक्यूरेटली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्त, ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन है जो कि इसका भी आपका सेम ब्लोस्टरिंग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो ये आपका सेट का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन किए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको एज इट इज आपको एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी थे। ठीक है, 360 एक्सप्लेनेशन भी हम लोग किए हैं। ठीक है, अब बस आप लोग का जो काम है, आप लोग काम अपना निरंतर रखें दोस्त। ठीक है, अभी हमने शुरू में क्या बोला, 2 लाइन बोला था ना, बहुत ही बेहतरीन लाइन था, बस उसी लाइन पे आप लोग को रहना है। ठीक है, ज़्यादा तेज इधर उधर नहीं करना, दिस दैट। ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं आज के ही डेट में आपका बीटीएससी जेई का सिलेबस रिलीज किया आयोग ने। जो कि सिलेबस क्या है यार, वो तो सिलेबस उसको नहीं बोलेंगे हम लोग, वो तो डिप्लोमा में जितना हम लोग पढ़ते हैं सारा, मतलब शुरुआत से आपका क्या बोलते हैं, अप्लाइड मैकेनिक, अप्लाइड साइंस हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, मतलब जितना पढ़ते हैं सारा उठा के दे दिया यार, ये सिलेबस इसको बोलेंगे हम लोग। पता नहीं यार क्या सोच के दिया है सिलेबस, ऐसा कोई सिलेबस रहता है क्या किसी स्टेट का, वो भी बीटीएससी जेई का, इस टाइप का सिलेबस। हम लोग सोचे थे कि अगर ठीक है, अगर सिलेबस नहीं है तो बीटीएससी जेई के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सबको बताया भी था कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से एग्जाम को स्टैंडर्ड वे में समझ के हमको तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ तो ये अलग ही खेला खेल रहा है भाई, ऐसा सिलेबस दे दिया कि आदमी अब क्या करे, और उसको 100 क्वेश्चन उसको पूछना है। और जैसा सिलेबस दिया है, और वो कहाँ से पूछेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा,
समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। अब क्या किया जाए बताए, एक कंडीशन कैसा है। देखिए इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, ठीक है, कि एकदम जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे पुराने नए दोस्त हैं, सबके लिए ये गलत हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस पे अगर कुछ आयोग अमल करेगा तो सिलेबस में भी चेंज कर सकता है, ठीक है। देखते हैं कल तक क्या होता है। जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, आप लोग भी इस पे आवाज़ उठाए, ठीक है। मैं भी इस चैनल के माध्यम से मैं आवाज़ उठाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एकदम सिलेबस एकदम इरिस्पेक्टिव है, जो कि हम लोग से कोई इसका मिलता जुलता नाता नहीं है। अरे ठीक है पढ़े हुए थे, लेकिन अब ऐसा कोई आपको नहीं पढ़ता है यार। उस टाइप का सिलेबस कौन पढ़ता है बताए तो? कोई नहीं पढ़ता है अभी। था कि नहीं, डिप्लोमा में जिस टाइम लोग पढ़ रहा था उस टाइम ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट में ऐसा कोई नहीं पढ़ता यार। उसमें मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, ये सब क्या है? हाँ, ये सही नहीं है ना। तो देखिए मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आपके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, 100% उठाऊंगा, ठीक है। चाहे जिस कंडीशन तक जाना चाहे जाना रहेगा, मैं जाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग को सपोर्ट देना पड़ेगा और आप लोग भी आगे आए, ठीक है, और हम लोग भी आगे रहेंगे तो ज़रूर ये बात बीटीएससी तक जाएगी। और इसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ मॉडिफिकेशंस करने का चांसेस है या फिर सिलेबस चेंज करेंगे लोग। क्या कि ये सिलेबस नहीं है, पूरा उठा के दे दिया मतलब क्या है, कुछ तो इसका मीनिंग ही नहीं निकल रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बात करेंगे हम लोग, देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, ठीक है। कुछ तो जरूर आयोग की तरफ से नोटिस निकाला जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और दूसरी बात कि जितने भी क्लासेस आ रहे हैं दोस्त, अपने आप को कंटिन्यू रखें दोस्त, ठीक है। कंटिन्यू रखिएगा तभी आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।